इन्फिनिटी लर्न नीट आप लोगों के लिए लाया है एक ऐसी सीरीज जिससे कि आप बहुत ही अमेजिंग तरीके से अपने सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं। पिछले जो हमारा सेशन था वो था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन कि जो नेट टॉर्क होगा वो आई इंटू अल्फा के बराबर होगा। अब इसको हम यूज़ करेंगे, इसको देखो हम यूज़ करेंगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं रोटेशनल के, जो आपको ट्रबल क्रिएट करते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। An equilateral prism of mass m rests on a rough horizontal surface. Rough horizontal surface है मतलब फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी दे दिया न्यू। तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हम क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली अब हमें गेम यही देखना है, हमें दोनों इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना है, उसी पे बेस हमें क्वेश्चंस भी करना है और फिर टॉर्क कैलकुलेशन जो कि तुम इक्विलिब्रियम में देख लोगे। तो इक्विलिब्रियम में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसके बाद उसको किससे इक्वेट करेंगे, डेल्टा के से। अब डेल्टा के यहाँ पे ट्रांसलेशन की वजह से भी हो सकता है या फिर रोटेशन की वजह से भी हो सकता है। इतना टेंशन मत लेना क्योंकि इतने ट्रिकी सवाल आपको नहीं आएंगे, लेकिन समझना तो ज़रूरी है ना कि क्योंकि P हर जगह सेम और R परपेंडिकुलर हर जगह सेम है, यानी एंगुलर मोमेंटम समय के साथ ना बढ़ रहा है ना घट रहा है ना चेंज हो रहा है, वो कांस्टेंट है। तो फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इट रिमेन्स कांस्टेंट। अ रोप इज बाउंड अराउंड अ hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 cm. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with the force of 30 Newton? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा। देखो, हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। कैसे हैं आप लोग? आई सपोज आप सभी बढ़िया हैं एंड आपकी तैयारी बहुत ही अमेजिंग तरीके से चल रही होगी। देखो, लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं एंड अभी हमें हमारा टाइम बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुली यूज़ करना है। इस फ्रूटफुल यूजेज ऑफ टाइम में इन्फिनिटी लर्न नीट आप लोगों के लिए लाया है एक ऐसी सीरीज जिससे कि आप बहुत ही अमेजिंग तरीके से अपने सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सब रिवीजन ज़्यादा टाइम में नहीं। यही तो मेन पॉइंट है। समय, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और हम कम टाइम में ज़्यादा डिलीवरेबल्स देंगे। हमें पता है आपका टाइम कितना प्रेशियस है, इसलिए हम टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। ना ज़्यादा इधर उधर की बातें होंगी और काम की बातें होंगी और जल्दी से जल्दी रिवाइज करना चाहवाएंगे। ठीक है, ओके। सो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग अभी कर रहे थे, पिछले जो हमारा सेशन था वो था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, और इसका पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, साथ ही साथ कोलिजन और टॉर्क और इन सारी चीज़ों की बातें की थी। हमने जाते जाते जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है जो कि रोटेशनल में वैलिड होता है, उसके बारे में बात की थी। तो एक फटाफट जरा एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हमने नेट टॉर्क इज एक्चुअली इक्वल टू dl/dt ये समझ लिया था, राइट? और यहीं से जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया था कि जो नेट टॉर्क होगा वो आई इंटू अल्फा के बराबर होगा। अब इसको हम यूज़ करेंगे, इसको देखो हम यूज़ करेंगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं रोटेशनल के, जो आपको ट्रबल क्रिएट करते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। एक फ्लो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिया था कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशनल मोशन चालू कहाँ से होता है। तो सबसे पहले आपका सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आता है, फिर साथ ही साथ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर कोलिजन। ऐसे ही आगे हम बढ़ते जाते हैं, फिर रोटेशनल में एंटर करते हैं, टॉर्क पढ़ते हैं। टॉर्क के बाद हम न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ते हैं टॉर्क में। उसके बाद फिर और चीज़ें आगे बढ़ती हैं, हम टॉपलिंग का इफेक्ट समझते हैं, इक्विलिब्रियम समझते हैं, इक्विलिब्रियम के साथ एनर्जी एस्पेक्ट, वर्क, पावर, ये सारी चीज़ें, डायनामिक्स देखते हैं रोटेशनल मोशन की, फिर एंगुलर मोमेंटम, और लास्ट हम क्लोज करते हैं इसको प्योर रोलिंग के मोशन से। ठीक है, तो आओ उन्हीं सब बातों के बारे में बात होगी। इसका एक और थर्ड सेशन भी होगा और बहुत ही अमेजिंग सेशन होगा। बहुत अच्छी तरीके से आप रोटेशनल मोशन को रिवाइज कर सकते हो। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि है टॉपलिंग का। अब टॉपलिंग क्या होता है? तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि आप फोर्स तो लगाते हो, लेकिन वो चीज़ मूव होने के बजाय अपने एक एंड पॉइंट के अबाउट गिर जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, टॉपलिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि बॉडी जो है यहाँ पे सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में। ठीक है, सबसे पहले सोचो मैं फोर्स लगा रहा हूँ F ऐसे, और बॉडी आगे बढ़ने के बजाय क्या हुआ, इसी पॉइंट के अबाउट कुछ इस ओरिएंटेशन में आ गई। ठीक है, इस ओरिएंटेशन मतलब यहाँ से ऐसे उठने लग गई, ये बॉडी इधर उठने लग गई। अब ये बॉडी अगर इधर उठने लग जाएगी तो थोड़े टाइम के बाद ये नीचे गिर जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है टॉपलिंग का। मतलब इस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट हो जाती है। समझ रहे हो बात को? तो ये होता क्या है, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट बस इतना है कि आप सभी को ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। मतलब नॉर्मल रिएक्शन को हम एक तरीके से एक सिग्नेटरी मानते हैं कि हाँ, चीज़ों के बीच में कॉन्टैक्ट है अगर
नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट ही तो छूट रहा है, यहाँ पे क्या छूट रहा है, कॉन्टैक्ट छूट रहा है, और कॉन्टैक्ट छूट रहा है इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो जब तक एक पोर्शन भी जमीन पे तो नॉर्मल फोर्स तो लगेगा, लेकिन नॉर्मल फोर्स लगता कैसे है मैं आप लोगों को आज बताता हूँ। देखो नॉर्मल फोर्स जैसे मान लो एक बॉडी है, एक बॉडी रख दी ये रहा, और इसका नीचे वाला सरफेस ये रहा, ओके। अब ये सरफेस पे रखी हुई है, ओके, सरफेस पे रखी हुई है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आप समझते हो ना बॉस, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये पूरा जो नीचे वाला सरफेस है ना, ये पूरा जो सरफेस है उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर एक वो छोटा सा रीजन पे एक छोटा सा डी एन फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे डी एन फोर्स लग रहे होंगे, और इन्हीं का नेट क्यूमुलेटिव रिजल्ट मैं बोलता हूँ कि एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, जो कि हम समझते हैं और कैलकुलेशंस में यूज भी करते हैं। अब पॉइंट यही है कि नॉर्मल फोर्स हम एकदम बीच पॉइंट मतलब सेंटर ऑफ मास से निकालते हैं हर बार। तुमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा होगा या कोई भी केस देखा होगा, बीच में से ही mg भी निकालते हो और बीच में से नॉर्मल भी निकालते हो। अभी नॉर्मल बीच से इसलिए निकालते हो तुम क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो है वो पूरा बटा हुआ है पूरे नीचे वाले सरफेस पे। अब होता क्या है टॉपलिंग के केसेस में कि नॉर्मल शिफ्टिंग स्टार्ट होने लगती है, मतलब कि जैसे ही तुमने एफ बढ़ाया ना तो सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे था, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था इधर बीच में, ठीक है। तो पहले एक्चुअली में नॉर्मल ऐसे नीचे बीच की तरफ से पास हो रहा था, लेकिन जैसे ही तुमने एफ इधर लगाया, जो इधर वाले रीजन है ना सेंटर ऑफ मास के राइट वाले, वहां पे ज्यादा अमाउंट ऑफ नॉर्मल फोर्स लगने लगा, और ये नॉर्मल फोर्स धीरे धीरे डिक्रीज करता गया जैसे जैसे मैं टुवर्ड्स लेफ्ट मूव होऊंगा। अब इनका जो क्यूमुलेटिव रिजल्ट अगर तुम बोलोगे तो सेंटर ऑफ मास से पास ना होके कुछ यहां से पास होगा, ठीक है। और ऐसे ही मैं एफ की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो एक लास्ट लिमिट इसकी क्या आती है, इसकी पूरी लास्ट लिमिट ये आएगी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो वो कहां पे लग रहा है, वो लग रहा है एकदम एंड पॉइंट यहां पे। ये हो गया डायरेक्शन नॉर्मल फोर्स का। समझ आया नहीं आया, चलो बताता हूं। और ऐसा होता क्यों है, ऐसा बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहती है, बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहती है। और इक्विलिब्रियम वो कैसे मेंटेन करती है कि जैसे देखो सेंटर ऑफ मास की बात करता हूं, अबाउट सेंटर ऑफ मास, एक तो देखो फोर्स यहां लग रहा होगा। अब होता क्या है कि ये जो एफ है, ये एफ एक टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है क्या, एफ इनटू ये वाला डिस्टेंस अगर तुम एक्स बोल लो, देखो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये रही, ठीक है, और इससे जो दूरी है सेंटर ऑफ मास की एक्स रही, तो इस एफ की वजह से एक टॉर्क आएगा, और किस डायरेक्शन में आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बिल्कुल सही बात, एकदम सही बोली आपने। अब सेंटर ऑफ मास की अबाउट ही पता कर रहे हो, एमजी की वजह से तो कोई टॉर्क होगा नहीं, तो नॉर्मल भी अगर एमजी से पास होगा तो नॉर्मल की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा। क्योंकि नहीं आएगा क्योंकि वो भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो होगा क्या, इस एफ की वजह से एक टॉर्क जनरेट हो गया, और बॉडी के पास एक टेंडेंसी हुई सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करने की, इसलिए बॉडी यहां से उठने लगेगी, और जैसे जैसे बॉडी उठने लगेगी तो नॉर्मल शिफ्ट होने लग जाएगा, क्योंकि नॉर्मल का रीडिस्ट्रीब्यूशन तो होता ही रहेगा ना, क्योंकि मास जो है अब यहां वाला मास उतना कॉन्टैक्ट में नहीं, यहाँ पे एक अपवर्ड पुश लग रहा है, ठीक है। सो नॉर्मल शिफ्टिंग होने लगी। नॉर्मल शिफ्टिंग से क्या होगा, ये जो टॉर्क है ना उसको अपोजिशन मिलेगी। क्यों, देखो यहाँ पे अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने लगता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स चलने लगता है। समझ में आ रहा है। तो यहां पे बेसिकली केस ये बनता है कि अगर आप चाह रहे हो ये ऑब्जेक्ट टॉपल कर जाए तो आपको एक ही चीज करनी, जो भी पूरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो उसको एकदम कॉर्नर पे ले आओ, यहां पे बना दो, यहां पे बना दो, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप बता सकते हो कि नेट टॉर्क बराबर होगा। देखो कैसे बताता हूं, मान लो अबाउट सेंटर ऑफ मास बताना है, ऑब्जेक्ट ए के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, फॉर ऑब्जेक्ट ए। केस ऑफ टॉपलिंग समझ रहे हैं ना, तो केस ऑफ टॉपलिंग ही बता रहा हूं, पूरा का पूरा नॉर्मल एंड पॉइंट पे शिफ्ट हो गया है। तो अब एफ की वजह से जो टॉर्क जनरेट हो रहा था वो कितना होता है, एफ, ये रहा सर एफ का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये डिस्टेंस पता करना मुझे, ये डिस्टेंस बता सकते हो क्या, ठीक है। ये डिस्टेंस को हम मान लेते हैं ये आपका ये सॉरी ये वाई है, तो एफ इंटू वाई जो कि होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि देखो इस डायरेक्शन में घुमाने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। एमजी की वजह से टॉर्क कितना होगा, एमजी की वजह से तो सर 0 हो जाएगा क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहा है। साथ ही साथ इस नॉर्मल की वजह से कितना होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो नॉर्मल एरा, ओके सर नॉर्मल एरा, तो इस डिस्टेंस को सर एक्स बोल देता हूं मैं, ये दूरी लाइन ऑफ एक्शन ये रही, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो प्लस एन इंटू एक्स, किस डायरेक्शन में, डॉट डायरेक्शन में। देख लो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी रख रहा है, यहां पे उंगली रखो, ये फोर्स लगाओ एक उस पे पेन पे, देखो कहां मूव होगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया, तो एंटी क्लॉकवाइज डॉट से दिखता है, ये सब 0 के बराबर है। तो यहां से तुम्हें रिलेशन मिल जाती है, एफ वाई विल बी इक्वल टू एन इंटू एक्स, तो एफ की वैल्यू पता चल जाएगी, एन एक्स अपॉन वाई, ठीक है।
तुम नॉर्मल फोर्स की वैल्यू भी बता सकते हो। नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो मोस्टली mg के बराबर होगी। यहाँ एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगने लग जाएगा, ठीक है। बट ऑल इन ऑल मैं तुम्हें केस स्टडी बता रहा हूँ। यहाँ फ्रिक्शन फोर्स मान लो नहीं भी लग रहा है तो भी केस स्टडी यही है कि टॉपलिंग ऐसे होने लग जाएगी, और तुम इस पॉइंट के अबाउट भी बता सकते हो तो भी f की वैल्यू पता कर सकते हो, ठीक है। तब तुम mg की वजह से एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा। ऑल इन ऑल टॉपलिंग का कॉन्सेप्ट तुम्हें इस तरीके से समझना है कि नॉर्मल शिफ्टिंग होगी और नॉर्मल कहाँ पहुंच जाएगा, कॉर्नर की एजेस पे, कॉर्नर पे पहुंच जाता है, और यही केस बनता है आपका टॉपलिंग का। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा क्लियरिटी आएगी सर। तो आओ क्वेश्चन करते हैं। An equilateral prism of mass m rests on a rough horizontal surface. Rough horizontal surface है मतलब फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी दे दिया न्यू। A horizontal force F is applied on the prism as shown in figure, ठीक है। If the coefficient of friction is sufficiently high, बहुत ज्यादा है coefficient of friction, बोलने का मतलब ये है कि बॉडी आगे नहीं जाएगी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है मतलब कि जो लिमिट आएगी वो बहुत ज्यादा आएगी, लिमिट बहुत ज्यादा आएगी यानी कि बॉडी आगे नहीं जाएगी। अब बॉडी आगे नहीं जाएगी तो बॉडी टॉपल कर सकती है लेकिन आगे और पीछे नहीं जाएगी। सो इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज सफिशिएंटली हाई सच दैट द प्रिज्म डज नॉट स्लाइड बिफोर टॉपलिंग, देन द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल द प्रिज्म इज, कितना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा प्रिज्म को टॉपल करने के लिए। ओके, सो यहां पे केस देखो, बेसिकली सिंपल ये है कि हमें ये बताना है कितना मिनिमम फोर्स लगाओगे ताकि प्रिज्म जो है वो टॉपल कर जाए और स्लाइड ना, ठीक है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल पूरा यहां पे शिफ्ट कर दो आप, ये नॉर्मल हो गया, इधर पे लग रहा है, ठीक है। और नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, mg के बराबर। जी अभी आप जस्ट समझ जाओगे इसका अगला कॉन्सेप्ट जो है इक्विलिब्रियम का, वहां पे मैं ये चीज क्लियर कर दूंगा कि कैसे नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर होगी और यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इधर, जिसकी वैल्यू किसके, कैपिटल F के बराबर हो जाएगी। हमें बेसिकली क्या पता करना है, F की वैल्यू पता करनी है। देखो नॉर्मली टॉपलिंग के क्वेश्चन ज्यादातर आते नहीं है, टॉपलिंग के क्वेश्चंस यू वोंट एक्सपेक्ट इन नीट, बट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है तो समझ लेते हैं यार, हार्डली 2-4 मिनट लगेगा। तो देखो सेम केस ये रहा, mg फोर्स यहां लग रहा है, नॉर्मल फोर्स पूरा का पूरा इधर शिफ्ट हो गया क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूं, इसके अबाउट ये बॉडी इधर टॉपल कर जाए, पूरी की पूरी घूम जाए। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, आप क्या करोगे, आप इस पॉइंट के अबाउट यहां से देखो ये फ्रिक्शन फोर्स ये रहा, इसी पॉइंट के अबाउट यह अज्यूम कर लेना कि मेरा नेट टॉर्क मैं बताना चाह रहा हूं कितना होगा, क्योंकि मिनिमम चाह रहा हूं तो मेरा नेट टॉर्क जो F का है, F की वजह से नेट टॉर्क है और mg की वजह से जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो दोनों बराबर हो जाए तो वो केस बन जाएगा आपका कि टॉपल कर जाए। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं इस पॉइंट के अबाउट पॉइंट O मैं बस पता क्या करना चाह रहा हूं कि नेट टॉर्क किन किन सारे फोर्सेस की वजह से कितना होगा। तो देखो अबाउट पॉइंट O अगर मैं नेट टॉर्क पता करूंगा तो F इंटू ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये a है और ये कितना है, ये a/2 हो जाएगा, तो a² माइनस a²/4 यानी ये हो जाता है √3a/2। सो f इंटू √3a/2 ये हो जाएगा इस f की वजह से टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट O। समझ में आ रहा है आपको? ये लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गई, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, तो f इंटू √3a/2 इसकी वजह से जो टॉर्क हो जाएगा वो इतना हो जाएगा, और किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है सर, साथ ही साथ mg फोर्स की वजह से कितना होगा, mg फोर्स की वजह से कितना हो जाएगा, mg फोर्स की सर वजह से हो जाएगा mg इंटू ये वाला डिस्टेंस दैट इज a/2, सो mg इंटू a/2, और इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पे आ गया एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो सबसे मजे की बात, जो दो फोर्सेस थे, एक तो F लग रहा था और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा था, ये नॉर्मल और F की वजह से जो टॉर्क आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। नॉर्मल की वजह से 0 आ जाएगा, F की वजह से 0 हो जाएगा, रीजन बीइंग क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पॉइंट O के अबाउट ही पास हो रहा है, तो बाकी दोनों की वजह से 0 0 और ये अल्टीमेटली 0 के बराबर है। यही कंडीशन है आपकी कि वो टॉपल कर जाएगा और मूव नहीं होगा। सिंपल। तो देख लो यहाँ से F की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, ये डॉट का क्रॉस हो जाएगा, सो F की वैल्यू आ जाएगी mg/√3। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास mg/√3, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। समझ में आया? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मैं चाहता था आप ये टॉपलिंग का कॉन्सेप्ट समझो कि होता क्या है, यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल हो जाता है। देखो इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि ये एक फॉर्मूला जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस से ही निकाला गया। ठीक है, तो आई सपोज ये चीज क्लियर है आपको, और अब फाइनली चलते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में काफी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, जो कि है इक्विलिब्रियम का। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम क्या होता है तो आओ समझते हैं। इक्विलिब्रियम अभी तक हम क्या समझते हुए आए हैं, जहां पे नेट फोर्स 0 हो जाए। ठीक है, जहां पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा वो इक्विलिब्रियम है, बट वो एक टाइप ऑफ एन इक्विलिब्रियम, और टाइप ऑफ एन इक्विलिब्रियम कौन सा है, दैट इज बेसिकली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सो अब
मैं अगर बोलूंगा कोई बॉडी मेरी इक्विलिब्रियम में है, इफ आई एम सेइंग कि वन माय बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो वो दो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगी। सबसे पहला है वो एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगी, और दूसरा रिक्वायरमेंट क्या आ जाता है कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दोनों ही इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखेगी, और वही कहलाता है बेसिकली आपका when both the equilibriums are maintained, then we can say that yes, our body is in equilibrium। ठीक है, अब दोनों इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइंड है? तो अगर नेट फोर्स एफ नेट जो है सिस्टम पे लग रहा है, अगर वो जीरो है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा। अगर आप पे नेट टॉर्क आप देख पा रहे हो सिस्टम पे जो लग रहा है वो जीरो है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? तो आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। आई सपोज ये चीज समझ में आ रही है। तो अब मुझे अगर कोई बॉडी देखनी है ना, अब मैं अगर ये मान लो ये रिमोट है, इसको ऐसे देखूंगा तो मैं समझ जाऊंगा ये मुझे हिलता हुआ नहीं दिख रहा, ये इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों ही इक्विलिब्रियम मेंटेन रखेगा। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, हो सकता है कोई केस जहां पे बॉडी आपकी एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करे, दूसरा ना करे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज सबसे बेस्ट एग्जांपल तो ये है, मान लो सपोज एक रॉड है, एक रॉड है, ठीक है, मैंने एक रॉड ली, इस रॉड पे मैं दो फोर्सेस लगा रहा हूं कुछ इस तरीके से, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, देखना इस रॉड पे मैं एक एफ फोर्स इधर लगा रहा हूं, एक एफ फोर्स इधर लगा रहा हूं। अब ये दोनों फोर्सेस क्या बराबर है? हाँ सर बिल्कुल, इक्वल और ऑपोजिट है। यस, तो एफ नेट तो जीरो हो गया। हाँ जी बिल्कुल, एफ नेट जीरो हो जाएगा। मतलब ये रॉड ना लेफ्ट की तरफ जाएगी ना राइट की तरफ जाएगी। तो रॉड कैसे मोशन करेगी? रॉड बेसिकली क्या करेगी, इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना उसके अबाउट रोटेट होने लग जाएगी। ये रॉड जो है अल्टीमेटली अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस तरीके से रोटेट होने लग जाएगी, क्योंकि देखो एफ की वजह से भी क्लॉकवाइज टॉर्क और इस एफ की वजह से भी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो ये केस बेसिकली हो जाता है तुम्हारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का, हाँ, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम का बिल्कुल नहीं। इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। ये हो गया केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में मान लो क्या है, केस नंबर 2 में वही रॉड मैंने बनाई और अब फोर्सेस मैंने इस तरीके से लगा दिए, सेम अमाउंट के फोर्सेस लगा दिए इन पे, देख लो इस डायरेक्शन में। अब अगर मैंने इस तरीके से फोर्सेस लगाए तो देखो क्या होगा, क्या इस पे एफ नेट जीरो है? बिल्कुल भी नहीं। 2f फोर्स लग रहा है, इधर आगे की तरफ बढ़ेगा, बिल्कुल। लेकिन क्या नेट टॉर्क जीरो है? हाँ। सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखोगे तो इस एफ की वजह से क्लॉकवाइज, तो इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज, नेट टॉर्क जीरो, यानी कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इसमें नहीं है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इसमें है। ठीक है, और थर्ड केस बता दो सर जिसमें दोनों हो जाए। तो थर्ड केस देखो ये रहा, एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, दोनों बराबर है। क्या एफ नेट जीरो है? हाँ जी, दोनों तरफ से फोर्सेस कैंसिल कर रहे हैं। क्या इसकी वजह से क्लॉकवाइज होगा और इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट? हाँ, तो यहां पे बेसिकली कोई मोशन नहीं होगा, और ये है मेरा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी। ठीक है, सो यहां पे बेसिकली हम क्या कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे जस्टिफाई होता है। मतलब अब मैं बॉडी को देखूंगा रेस्ट पे तो उसमें दोनों ही इक्विलिब्रियम होंगे, और अगर वो रेस्ट पे नहीं है, कोई मोशन कर रही है, क्योंकि मोशन तो अब मेरे पास सर्कुलर भी मोशन होगा, मतलब रोटेशनल मोशन, कोई मोशन तो कंसीडर करूंगा ना, तो उसमें ट्रांसलेशनल हो सकता है, रोटेशनल नहीं होगा, और इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा, रोटेशनल नहीं होगा। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हम क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली अब हमें गेम यही देखना है, हमें दोनों इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना, उसी पे बेस हमें क्वेश्चंस भी करने हैं। तो आओ सर आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन नीट में आ चुका है और काफी फेमस है, तो आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, सब अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, और तब तक मैं भी सॉल्व करता हूँ। देखो, shown in the figure is a rigid and uniform 1 meter long rod AB। ठीक है, ये रही एक rigid और long meter rod AB held in the horizontal position by 2 strings। ठीक है, 2 स्ट्रिंग दिख रही हैं आपको, एक तो ये स्ट्रिंग नंबर 1 हो गई और एक ये होगी स्ट्रिंग नंबर 2। ठीक है सर, tied to its ends and attached to the ceiling। ठीक है, the rod is of mass m, ये जो rod है इसका मास m है, and has another weight of mass 2m hung at a distance 75 cm from a, और दूसरा मास ये रहा 2m जो कि 75 cm यहां से लगा हुआ है, और टोटल लेंथ किसकी इतनी, इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज 1 मीटर। ओके, चलो, सो द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट ए इज, टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे जो स्ट्रिंग है ए। ओके सर, ठीक है, एक काम करते हैं, यहां जो टेंशन लग रही है स्ट्रिंग पे उसका नाम TA दे देता हूं, और यहां जो टेंशन लग रही है उसका नाम TB दे देता हूं। अब एक बात बताओ, क्या ये 2m मास तुम्हें रेस्ट पे दिख रहा है इस रॉड के साथ? क्या ये मूव कर रहा है, आगे पीछे हो रहा है, रोटेशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है? नहीं, द एंटायर सिस्टम इज एट रेस्ट। ओके, और भी कुछ फोर्सेस होंगे? हाँ जी बिल्कुल, इस टोटल मास m जो रॉड का है उसका जो वेट होगा वो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ mg लगेगा, और इस 2m का भी मास होगा जो कि लगेगा 2mg।
जी, ठीक है, ओके। सो ये रहे 4 फोर्सेस। अब ये पूरा जो अपैरेटस है, ये रॉड प्लस ये छोटा सा मास, ये सब इक्विलिब्रियम में, मानते हो कि नहीं? ये पूरा का पूरा एंटायर सेटअप इक्विलिब्रियम में। और क्योंकि ये पूरा सेटअप जो है इक्विलिब्रियम में है, तो मैं यहां से कुछ चीजें लिख सकता हूं यार। क्या चीजें लिख सकता हूं? देखो बताता हूं। यहां से ये चीजें लिख सकता हूं कि सिंस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, सिंस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रही है, मतलब जितने भी ऊपर वाले फोर्सेस है सब नीचे वाले फोर्सेस के बराबर होंगे। मतलब कि TA प्लस TB जो हो जाएगा वो 3 टाइम्स mg के बराबर होगा। मानते हो क्या? TA प्लस TB 3 टाइम्स mg के बराबर होगा। बिल्कुल, TA प्लस TB 3 टाइम्स mg के बराबर होगा। ओके, अच्छा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है हमने, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी अगर है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाओ ना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्या बोलता है कॉन्सेप्ट? कि सर कोई एक पॉइंट पकड़ो, क्योंकि देखो अगर बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट ऑफ रोटेशन को तुम अज्यूम कर सकते हो उसके अबाउट तुम्हारी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, कौन सा पॉइंट ले सर? ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें कि ये ले लें? देखो कोई सा भी एक चूज कर लो, इनके अलावा कोई मत चूज करना, क्योंकि ये यूज करने से फायदा ये हो रहा है कि तुम्हारे पास एक फोर्स की वजह से टॉर्क 0 हो जाएगा। ओके, अब हमें टी और टी भी दोनों नहीं पता, तो एक काम करते हैं, ऐसा लेते हैं, या तो ए ले लेते हैं या बी ले लेते हैं और उसके अबाउट निकालेंगे। और हमें निकालना क्या? टेंशन एट ए, तो एक काम करते हैं बी के अबाउट निकालते हैं। ठीक है, अबाउट बी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में किसके अबाउट एस्टैब्लिश कर रहा हूं? बी के अबाउट। ठीक है, अब बी के अबाउट जरा देखो, बी के अबाउट देखते हैं। तो बी के अबाउट जो 2 mg फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, इसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो कैसा होगा? वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रही है? वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। mg की वजह से जो टॉर्क होगा वो भी कैसा होगा? वो भी एंटी क्लॉकवाइज। और TA की वजह से जो टॉर्क होगा वो हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, सबकी वजह से टॉर्क लिख दो और नेट टॉर्क तो 0 ही होगा। सो TA की वजह से टॉर्क हो जाएगा, कितना होगा? TA इंटू टोटल लेंथ कितनी है? ये हो जाएगी सर 1 मीटर। ठीक है, TA इंटू 1 मीटर। ठीक है, या 100 सेंटीमीटर ले लो। और क्या डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। प्लस mg इंटू 50 सेंटीमीटर। सो mg इंटू 50, और ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। प्लस 25 इंटू 25 सेंटीमीटर, सॉरी 2 mg इंटू 25 सेंटीमीटर, 2 mg इंटू 25 सेंटीमीटर। और इसकी वजह से भी कैसा है? डॉट। और ये सब 0 के बराबर है कि नहीं? ये सब 0 के बराबर है क्योंकि नेट टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट 0 है। अब यहां से क्या मैं वैल्यू पता कर सकता हूं 2a की? बिल्कुल, अवश्य अवश्य, m के टर्म्स में आ जाएगी। और साथ ही साथ ये देखो, ये 25, ये 25 2, ये 25 4, ये डॉट डॉट को क्रॉस क्रॉस कर दो, उधर ले जाओ, तो फाइनली mg 2 mg प्लस 2 mg कितना हो जाएगा? 4 mg इज इक्वल टू 4 टाइम्स TA। समझ आ रहा है? यहाँ पे 4 बचेगा ना, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। सो TA की वैल्यू कितनी आ गई? TA की वैल्यू आ गई सर mg के बराबर। ओके, तो TA आ गई तो क्या TB भी बता सकते हो? बिल्कुल भैया, इसमें TA को डालो इसमें, तो TB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? TB की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स mg। समझ रहे हो? तो क्या हमने वैल्यू निकाल दी? टेंशन इन स्ट्रिंग निकाल दिया? जी सर, बिल्कुल निकाल दिया, बिल्कुल निकाल दिया। ऑप्शन है क्या? ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 1 mg। 1 mg तो कंपनी का भी नाम है, राइट? कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन हमारा आया आंसर mg, मिलीग्राम नहीं, मास टाइम्स ग्रेविटी। ओके, आई थिंक जो लोग सो रहे हैं वो जग गए होंगे। ये रह गया हमारा आंसर। भाई ये क्वेश्चन देख लो, ये नीट में आ चुका है और आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के। इक्विलिब्रियम देखो यार, अल्टीमेटली अगर मैं बताऊँ ना, जो फेवरेट टॉपिक्स हैं रोटेशनल में जिससे नीट में क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले तो है इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरा उसके बाद इक्विलिब्रियम के अलावा आता है आपका रोलिंग की कंडीशन, प्योर रोलिंग, जो कि हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद आ जाता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, फिर आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, और फिर टॉर्क कैलकुलेशन, जो कि तुम इक्विलिब्रियम में देख लोगे। तो इक्विलिब्रियम में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्रस्ट मी। ठीक है, सो ये रहा मेरा आंसर। अब आओ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोटेशन, कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है प्योर रोटेशन की जब भी मैं बात करूं तो। ठीक है सर, ओके। सो बॉडी यहां पे बेसिकली, अभी देखो मैं प्योर रोटेशन प्योर ट्रांसलेशन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्योर ट्रांसलेशन तक तो तुम्हें पता है 12 mv² होती है। अब मैं प्योर रोटेशन की बात करूंगा और फिर इन दोनों को मर्ज करके कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन पे जाऊंगा, जहां से मेरा रोलिंग मोशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन,
बॉडीज ऐसी जो कि रोटेट भी कर रही हैं और ट्रांसलेट भी कर रही हैं, वहां से चालू होता है मेरा रोलिंग का कॉन्सेप्ट। तो उससे पहले हम प्योर रोटेशन में चीज़ों को समझ लेते हैं। एनर्जी क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क कैसे कैलकुलेट करते हो, पावर जनरेशन क्या होती है, और भी जितने कॉन्सेप्ट है सबको देख लेते हैं, ठीक है। तो सपोज एक एनर्जी है, एक रिजिड बॉडी। सबसे पहले तो रोटेशन का जब भी कॉन्सेप्ट है, एक रिजिड बॉडी है। ये मान लो सपोज रिजिड बॉडी है, ये उसकी एक्सिस है, एक्सिस के अबाउट ये घूम रही है ओमेगा से, समझ में आया। ये रही रिजिड बॉडी और ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये रही उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, सिंपल सी चीज। अब इस बॉडी की मेरे को काइनेटिक एनर्जी बतानी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, लेकिन रोटेशनल टर्म्स में बतानी है। कोई नहीं सर, हमें तो सिंपल आती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, क्योंकि ये रोटेट कर रही है ना, ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। जैसे मान लो ये पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल चूज किया, तो पार्टिकल जो है इस सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, समझ में आ रहा है। इस पॉइंट पे उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इस डायरेक्शन में उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इतनी होगी। सपोज ये डिस्टेंस r है, तो जो वेलोसिटी हो जाएगी वो r इंटू ओमेगा हो जाएगी, ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। अभी सपोज जो छोटा सा मास लिया वो क्या था, वो था मेरा dm, या dm ना भी लिया तो m1 था। मान लो छोटा सा मास तुमने कंसिडर किया जिसका मास m1 था। हम मान रहे हैं कि जो रिजिड बॉडी है ये बेसिकली बनी हुई है ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी मासेस से, m1 m2 m3, ठीक है। जो कि यहाँ पे केस भी दिया हुआ है कि एक रिजिड बॉडी को तुम मान लो ऐसे छोटे छोटे, द कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 m3। तो ऐसा एक m1 है, ऐसी m2 है जिसका डिस्टेंस r1 ये r2 दूर होगा, ऐसे m3 है। अभी m3 का ये सर्कल है, m2 का ये सर्कल है, इसका ये सर्कल है, ये सब अपने सर्कल में मूव हो रही है, और इनके पास इंडिविजुअली वेलोसिटी कितनी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा इंटू r1, ओमेगा इंटू r2, ओमेगा इंटू r3। सो इनकी इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएंगी, क्या हाफ mv1 स्क्वायर हाफ mv2 स्क्वायर ऐसी मिलते मिलते हाफ mvn स्क्वायर होगी। हाँ जी बिल्कुल, तभी जाके फुल रिजिड बॉडी की इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी। अब ये सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दोगे तो क्या अल्टीमेटली तुम्हें रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी नहीं पता चल जाएगी? हाँ जी बिल्कुल पता चल जाएगी। और इन सब में देखो एक चीज कॉमन है, v1 स्क्वायर की जगह जैसे ही तुम रखोगे ना ओमेगा इंटू r1 स्क्वायर, तो वो देखो ओमेगा स्क्वायर जो बाहर आ जाएगा और ये फाइनली आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर। और ये क्या है, ये है i1 i2 i3। मतलब बेसिकली जितने भी मासेस हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी मुझे डिस्क्रीट पार्टिकल्स का निकालना होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो क्या होता है, m1 है, ये m2 है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा कितना हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, सॉरी वेक्टर नहीं आएगा, स्केलर क्वांटिटी है ना, डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर। ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहे, ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहे, और यहीं से आपकी इस पर्टिकुलर टर्म को मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं i से, और ये हो जाता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो समझ में आया काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। एक बॉडी, रिजिड बॉडी जो कि प्योरली रोटेशन में है, दैट इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, समझ आया। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो स्केलर क्वांटिटी, ऑब्वियसली फ्रेम डिपेंडेंट भी होती है बिल्कुल, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बहुत सारे रूप हैं। चलो एक एक करके देख लेते क्या रूप है। एक तो सबसे फेमस रूप है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दूसरा सबसे फेमस रूप है एल स्क्वायर बाई 2i। कैसे आता है, आपके सामने लिखा हुआ है, के यहाँ पे क्या है, के यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन, ओके। सो इसी के सिमिलर, इसी से मेल खाता हुआ हाफ एम वी स्क्वायर और पी स्क्वायर अपॉन 2m, देख लो एनालॉगस है रिजल्ट्स। कैसे, लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन से रोटेशनल रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा एनालॉगस है। किसी ने, मैं तो बोलता हूँ अगर वेरिएबल्स तो समझने हैं तो बस आप एक ही समझो यार, आपको ट्रांसलेशनल की आदत है बचपन से। हाँ, तो मैं तो 11th-12th में था तब तो मैं दिमाग में भी सोचता था कि यार F इक्वल टू ma होता है तो कि टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा होगा। मतलब ऐसा है ना कि जैसे मुझे इंग्लिश का ज्ञान नहीं है और किसी से मैं सुनता हूँ इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश सुनता हूँ, उस इंग्लिश को पहले हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, फिर उसका आंसर बनाता हूँ हिंदी में और फिर उसे बोलता हूँ इंग्लिश में, समझ रहे हो। तो वो हिंदी क्या है मेरे लिए, एक यूज टू वाली टंग है। तो ऐसे ही अगर हमें रोटेशनल वेरिएबल से हम यूज टू नहीं है तो हम क्या करेंगे, समझेंगे, इनको कैप्चर करेंगे, फिर इन्हें दिमाग में ही लीनियर वेरिएबल्स के साथ मिला के देखेंगे और फिर फाइनली आंसर दे देंगे। समझ गए बात को, चलो ठीक है। चलो अब रोटेशनल वर्क पे चलते हैं। तो लीनियर वर्क तो सर हमें पता है, लीनियर वर्क क्या है, लीनियर वर्क होता है एफ डॉट डी आर। सर इसी के जैसा भी होगा क्या आपका जो रोटेशनल वर्क है, या बेसिकली एंगुलर या रोटेशनल वर्क ही बोल लो।
जी बिल्कुल, हाँ जी, ऐसा ही होता है। तो F के एनालॉगस क्या है, नेट टॉर्क, और R के एनालॉगस क्या है, थीटा। तो ये हो गया मेरा W। अगर कोई बॉडी है जो कि प्योर रोटेशन कर रही है, मुझे नहीं दिख रहा उसका उस पे फोर्स की वजह से उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो गोल घूम के वापस उसी पोजीशन पे आ गई, तो क्या तुम बोलोगे हमने वर्क नहीं किया है? ऐसा थोड़ी होता है। मैं सपोज एक बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं, मैं एक बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं जिससे कंटिन्यूस टॉर्क मिल रहा है, और वो बॉडी पूरा एक चक्कर मार के इधर आ गई और बोले अरे डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, और फोर्स तुमने कांस्टेंट रखा था, कोई वर्क नहीं किया। मैं बोलूँगा पागल हो गया यार, उसके पास इतनी वेलोसिटी आ गई, इतने गोल घूम रहे, कहाँ से आ गई? तो कॉन्सेप्ट ये है कि तुम जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हो F टाइम्स डी आर का, वो यहाँ रोटेशनल में वैलिड नहीं होगा ना। यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो जो बॉडी है जो इस पॉइंट के अबाउट मूव कर रही है, क्योंकि तुम ऐसे एक फोर्स लगा रहे थे, बस एक ही जगह फोर्स लगा रहे थे, तो इसकी वजह से एक प्योर रोटेशन है। ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि सही बताऊं तो F इधर लगा रहे हो तो देखो हिंज पे एक फोर्स लग रहा है जो कि तुम्हें पता नहीं है, लेकिन वो हिंज का फोर्स क्या कर रहा है, तुम्हारे F को बराबर कर दे रहा है। समझ रहे हो? जैसे तुम इधर फोर्स लगा रहे हो ना, ये हिंज जो है यहाँ पे कील ठोकी हुई है, वो इधर फोर्स लगा रही है, उसके बराबर कर देगी, तो नेट फोर्स जीरो आ गया। नेट फोर्स जीरो है, इसलिए तुम्हारा कोई रोटेशन ट्रांसलेशनल वर्क नहीं आ रहा। लेकिन इस हिंज फोर्स की वजह से कोई टॉर्क नहीं है, तुम्हारे एफ की वजह से डेफिनेटली एक टॉर्क है, तो इसलिए रोटेशनल वर्क डन होगा। और रोटेशनल वर्क डन निकाला कैसे जाता है, इस मेथड से। अगर नेट टॉर्क डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में कांस्टेंट है, अगर वर्क पर एनर्जी का लेक्चर याद है, तो ये जैसे बाहर आ जाता था, ये भी बाहर आ जाएगा, और फाइनली रोटेशनल वर्क जो हो जाएगा मेरा ताउ इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? आई सपोज एकदम क्लियर होना चाहिए सारी चीज़ें। इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते नहीं हैं, क्वेश्चंस आते भी हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड आते हैं। बेसिकली आपको अब समझना क्या है, आपको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझ लो यार। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कॉन्सेप्ट समझ लिया आपको। जैसे याद होगा पोटेंशियल एनर्जी में क्या बोलता था मैं, पोटेंशियल एनर्जी अगर स्प्रिंग और ग्रेविटेशन दोनों की वजह से हो, तो हम दो उसके वर्टिकल बना लेंगे। एक तो हम चेंज लिखेंगे स्प्रिंग वाले में, एक लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में। ऐसे ही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में भी अब चेंज बना लो कि एक काइनेटिक एनर्जी अपनी लीनियर या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा, एक होगा अपना रोटेशनल और सर्कुलर नहीं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो दो ऐसे वर्टिकल्स हमें काइनेटिक एनर्जी में समझने, और वर्क एनर्जी थ्योरम वही रहेगा जो कि अभी तक होता आया है, वो तो कभी चेंज होगा नहीं, कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, work done by all the forces or all the torques will be equal to delta K, will be equal to delta K. simple right? अभी all the forces में क्या क्या डालेंगे सर? कंजर्वेटिव फोर्स डालेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डालेंगे, एक्सटर्नल फोर्स डालेंगे, किसी फोर्स की वजह से ट्रांसलेशन नहीं हो रहा, रोटेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से जो टॉर्क लगेगा उसकी वजह से वर्क डन डालेंगे। ये सारे वर्क डन डालेंगे और उसके बाद उसको किससे इक्वेट करेंगे, डेल्टा के से। अब डेल्टा के यहाँ पे ट्रांसलेशन की वजह से भी हो सकता है या फिर रोटेशन की वजह से भी हो सकता है। इतना टेंशन मत लेना क्योंकि इतने ट्रिकी सवाल आपको नहीं आएंगे, लेकिन समझना तो ज़रूरी है ना। तो समझ लो कि वर्क एनर्जी थ्योरम जैसा पहले समझते थे वही लगेगा, और कोई इसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं आता है। ठीक है, ओके सर, वही है वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस इक्वल टू change in kinetic energy, and here we are specifically talking about bodies which are in pure rotation. Okay, so you're talking about bodies which are in pure rotation. That's the reason it's only written as delta k rotational. Otherwise अगर जब मैं जाऊंगा रोलिंग में तो वहां डेल्टा के रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों आएगा। सो डोंट वरी, वी आर गोइंग टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। अब रोटेशनल पावर की बात करते हैं। सो रोटेशनल पावर भी देखो एनालॉगस है किसके, आपका जो ट्रांसलेशनल पावर आप समझते हो, जिसका फॉर्मुलेशन क्या होता है, dw/dt, यही होता है ना। यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है। उसके बाद सर इसको मैं और सिंप्लीफाई करके ये कर देता था f डॉट वी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी वही है, वैसे ही है। यहाँ रोटेशनल पावर क्या है, ताउ वेक्टर और ओमेगा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही तो है। जो पावर है वो मेरी ताउ वेक्टर और ओमेगा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है बॉस, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, समझ आ रहा है? सो डोंट वरी, ये रहा मेरा रोटेशनल पावर, इस तरीके से मैं वैल्यू निकालता हूं। ठीक है, ओके सर, चलो क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द टॉर्क डेवलप्ड बाय एन एयरप्लेन इंजन हुज आउटपुट इज 2000 हॉर्स पावर, एचपी इज हॉर्स पावर, एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2400 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब देखो दोनों ही स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है यार, इन सब में ऑप्शंस में बेसिकली आएगा, ऐसा यूनिट का खिलवाड़ करते हैं। सो सब इसकी तो स्टैंडर्ड यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। ठीक है, सो रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन में कितने रोटेशन, वन रेवोल्यूशन इज
2 पाई रेडियन, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिवॉल्यूशन को रेडियन पर मिनट करते हैं, रेडियन पर सेकंड करते हैं, तो 2400 इंटू 2 पाई और 1 मिनट में 60 सेकंड, 0 से 0 गया, ये गया 40 से, और ये हो जाएगा 80 पाई, सो 80 पाई रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ये क्या आ गया मेरा ओमेगा, ओके, ये मेरा ओमेगा आ गया। पावर मेरा कितना दिया हुआ है 2000 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर में 746 वॉटेज होता है, ठीक है, 746 वॉटेज, ये पावर की एक यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, बहुत टाइम से ब्रिटेन ने चलाई थी उससे आ रही है। सो टॉर्क कितना हो जाएगा भाई, टॉर्क और ओमेगा का गुणा ही तो मेरा क्या देता है, मेरा देता है पावर। सो मुझे पावर पता है 2000 इंटू 746 इज इक्वल टू, टॉर्क कितना है मेरा, टॉर्क तो निकालना है, और ओमेगा कितना हो गया 80 पाई। ओके सर, ठीक है। कैंसिल हो रहा है कुछ, हाँ बिल्कुल हो रहा है कैंसिल, लेकिन मैं नहीं करूँगा, आप लोग करोगे यार, बहुत ज़्यादा हैवी कैलकुलेशन हो रही है, और आप लोग आराम से कर सकते हो। आराम से तो नहीं कर सकते वैसे, नीट के स्टूडेंट्स मैथ से तो भागते हैं, बट नॉर्मल से यार मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, थोड़ा बहुत काटा पीटी करना, देखो आएगा, 0 से 1 0 ही कैंसिल करना, देखो 8 शायद जाए 746 से, कैसे 72 2 26 नहीं जा रहा है यार, 993.2 समथिंग रिमेनिंग है, और 3.14 जा रहा है क्या, 3.14 इंटू 2 भी नहीं, नॉट क्लोज इनफ, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करके देखना पड़ेगा कैसे आंसर आता है, बट आई एम श्योर आप लोग कर लोगे, ठीक है। ऑप्शंस एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन का एक तरीका बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक चीज़ एक क्लियर दिख रही है कि ये 2 जाएगा, ये 1000 हो गया, ये 100 हो गया, 1 0 काट दी, और ये 4 हो गया। 4 पाई कितना होता है, 4 इंटू 3 12 होता है ना, 12 हो गया, और यहाँ पे मैं इसको करूँगा भी तो 74600। अब 12 74 से कैसे जाता है, 12 74 से कैसे जाता है ये सोचो, सबसे नियरेस्ट वैल्यू क्या है, तो 12 6 72 होता है, तो ये यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और 2 0 और है, तो 6000 समथिंग कुछ आंसर आना चाहिए। अब 6000 वॉट, सॉरी 6000 न्यूटन मीटर देख लेना ऑप्शन जिसमें नियर बाय हो, तो वो आंसर हो जाएगा तुम्हारा, समझ रहे हो बात को, तो ये अप्रॉक्सीमेशन करके भी तुम आंसर निकाल सकते हो। चलो सर आगे बढ़ते हैं, एंड बात करते हैं किसकी, एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन करा जाता है, अगर एक पार्टिकल की बात करें, सपोज ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये एक पार्टिकल है, ठीक है, और ये जो पार्टिकल है मेरा, वो इस एक्सिस में कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है, ठीक है, ये एक पार्टिकल रहा जिसका मास है m, और ये इस पर्टिकुलर एक्सिस, पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव हो रहा है, ठीक है, इस के अबाउट। अब पार्टिकल्स का जो एंगुलर मोमेंटम है ना, उसका फॉर्मुलेशन होता है r क्रॉस p, ठीक है, r क्रॉस p, या बेसिकली r क्रॉस mv वेक्टर, किसके लिए, फॉर पार्टिकल्स। लेकिन जब मैं रिजिड बॉडी की बात करूं, अगर मैं रिजिड बॉडी की बात करूं, इसकी जगह एक रिजिड बॉडी है और वो इसके अबाउट मूव कर रही है, तो फॉर रिजिड बॉडी जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज गिवन एज I इंटू ओमेगा। समझ रहे हो, समझने की कोशिश करो, ठीक है, इसका होता है I इंटू ओमेगा, और इसका होता है R क्रॉस P, क्लियर। और अभी तो बात हम बस रोटेशन की कर रहे हैं, ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो फ्रेम रेफरेंस से आएगा आंसर, वो भी देखेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल आप इसी पे फोकस करो, ठीक है सर। ओके, तो सपोज एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है एक पार्टिकल मेरा, कितना हो जाएगा सर इसका मोमेंट ऑफ वो एंगुलर मोमेंटम, mv वेलोसिटी है उसकी, r रेडियस पे घूम रहा है, तो mv इंटू r परपेंडिकुलर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट करते हो मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर्स का ही नेट प्रोडक्ट करना है, तो mv इंटू r हो जाएगा, mv इंटू r हो जाएगा सिंपली आपका एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर एक रिजिड बॉडी हो, अगर एक रिजिड बॉडी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो I ओमेगा से पता चलता है, ठीक है। सो ये चीज याद रखना, सिंगल पार्टिकल की बात करूंगा तो क्या होगा R क्रॉस P, और अगर मैं एक रिजिड बॉडी की बात करूंगा तो उसका कितना हो जाता है I इंटू ओमेगा, ठीक है सर, ओके डन, समझ गए। एंगुलर इम्पल्स, अब एंगुलर इम्पल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप लोगों ने लीनियर इम्पल्स देखो पढ़ा था, है ना, लीनियर इम्पल्स आप लोग देख चुके हो। लीनियर इम्पल्स क्या होता था कि f dt was equal to change in momentum, right? Integration f dt was equal to your dp,
इसको इंटीग्रेट कर देते थे तो ये मेरा आ जाता था क्या, दिस वॉज माई इम्पल्स। बट एक कौन सा इम्पल्स था, दिस वॉज माई लीनियर इम्पल्स, दिस वॉज माई लीनियर इम्पल्स। ओके, अगर मैं एंगुलर इम्पल्स की बात करूं कि एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, तो बस एनालॉजी आपको पता ही है, एफ हो जाएगा ताउ से रिप्लेस, पी हो जाएगा एल से रिप्लेस, खत्म बात। तो इंटीग्रेशन ताउ डी टी बेसिकली मेरा क्या होता है, एंगुलर इम्पल्स होता है। और ताउ डी टी बेसिकली होता क्या है, ताउ डी टी इज चेंज इन मोमेंटम। सो इंटीग्रेशन ताउ डी टी इज एक्चुअली इंटीग्रेशन डी एल, दैट इज डेल्टा एल। सो एंगुलर इम्पल्स जो बेसिकली होता है, जे से रेफरेंस होता है, दैट इज डेल्टा एल वेक्टर, और इंस्टेड दैट इवेंचुअली इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू योर इंटीग्रेशन ताउ डी टी। ओह सॉरी, डी टी पे थोड़ी वेक्टर हो गया यार। तो कॉन्सेप्ट देखो सेम है, जैसा वहां पे था वैसे यहाँ पे भी, कि सपोज यार एक मान लो व्हील है, एक व्हील है, ठीक है, और इस व्हील पे एक सडन मैंने ऐसे पुश किया और हाथ हटा लिया, एक सडन फोर्स लगाया और हाथ हटा लिया, तो अब होगा क्या, मेरे फोर्स लगाने की वजह से सिंपली होगा क्या कि ये मूव होने लग जाएगी, इसके पास एक वेलोसिटी आएगी ना, और वो जो वेलोसिटी हो जाएगी वो किसकी वजह से आई, एक एंगुलर इम्पल्स दिया था तुमने उसकी वजह से आई। तो जो एंगुलर इम्पल्स होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, दैट इज आई ओमेगा फाइनल माइनस द इनिशियल वन वाज जीरो। सो जो भी चेंज, जो भी नया एंगुलर मोमेंटम आता दैट विल बी बिकॉज ऑफ द लीनियर इम्पल्स, सॉरी द एंगुलर इम्पल्स व्हिच हैज बीन इम्पार्टेड टू इट। Okay, so I suppose this entire thing is crystal clear and you have understood it clearly. आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। बॉडी ऑफ मास m is moving with a constant velocity, एक constant velocity के साथ मूव कर रहा है along a line parallel to the x axis, ठीक है, x axis के parallel चल रही है ये लाइन, और away from the origin, its angular momentum with respect to origin is, ठीक है। आओ देखते हैं, डायग्राम बनाते और समझते हैं। हो क्या रहा है, बहुत स्टैंडर्ड और बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। हो क्या रहा है, एक ऑब्जेक्ट है मास m का, और वो कंटिन्यूसली इस लाइन के अबाउट आगे की तरफ बढ़ रहा है, और तुम्हें बताना है इसका एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट फिक्स है, बढ़ रहा है, घट रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि जीरो है, जो है सब बता दो। जितने भी चार ऑप्शन दिए, जीरो है, कांस्टेंट है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। अब मैंने क्योंकि पार्टिकल की बात की, तो पार्टिकल के लिए क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, कैसे डिफाइन करते हो, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। क्रॉस क्रॉस क्या कर रहे हो सर, डायरेक्टली बताओ। तो सिंपल यही है यार, आर परपेंडिकुलर ले लो पी के, या फिर आर के पी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो। मतलब वेलोसिटी के या तो परपेंडिकुलर आर ले लो, या फिर आर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी ले लो। तो अगर तुमने पी के परपेंडिकुलर आर वेक्टर को देख लिया, मतलब आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट खोज लिया, तो आंसर निकल आएगा। इस फॉर्मूले को देखा तो कंफ्यूज रहोगे, कैसे बताता हूँ। देखो इसमें कंफ्यूजन यही हो जाता है सबको कि सर हम मान लो ये पोजीशन पे, तो यहाँ देखते ये हमारा आर हो गया और इसके परपेंडिकुलर पी ये हो गया, ठीक है। फिर हमने दूसरा आर देखा यहाँ पे, ओके सर, इसके परपेंडिकुलर पी ये हो गया। अब यार दोनों जगह आर भी अलग आ रहे हैं, दोनों जगह पी भी अलग आ रहे हैं, तो कैसे बताओगे कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यहाँ पे गलती यही कर दी, मैंने इस फॉर्मुलेशन को पिक किया, मुझे इसको नहीं पिक करना चाहिए था, मुझे इसको पिक करना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं इसको पिक करूंगा तो देखो अच्छी बात क्या होती है, अगर मैं इसको पिक करूंगा तो सुनो क्या हो रहा है कि आपने पी वेक्टर पकड़ लिया है। अब पी वेक्टर से बस मुझे ये देख लो कि इस लाइन ऑफ एक्शन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, पॉइंट ओ का। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो सर लाइन ऑफ एक्शन से यही होगा, तो ऑब्जेक्ट या तो यहाँ रहे तो भी यही होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ रहे तो भी ये रहेगा। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो पी ये रहा, आर ये रहा। अब आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो जाएगा, ओके। अगर मान लो पी यहाँ है, पी यहाँ ऑब्जेक्ट था, ऐसे चलता हुआ जा रहा था, यहाँ पे आर क्या रहा, ये रहा, लेकिन आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, ये रहा। तो आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैं देख सकता हूँ हर जगह सेम ही आ रहा है ये दूरी, और पी तो ऑलरेडी सेम ही है, पी को तो मैं ऑल्टर कर ही नहीं रहा, मैं आर परपेंडिकुलर देख रहा हूँ। तो अगर मैंने इस फॉर्मुलेशन से देखा तो क्या समझ में आ रहा है कि क्योंकि पी हर जगह सेम और आर परपेंडिकुलर हर जगह सेम है, यानी एंगुलर मोमेंटम समय के साथ ना बढ़ रहा है ना घट रहा है ना चेंज हो रहा है, वो कांस्टेंट है। तो फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इट रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन समझ लो, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और बहुत बार आ भी चुका है एग्जाम में, ठीक है। ओके सर, ठीक है। हाँ, अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, क्योंकि इसके बाद बेसिकली आपका रोलिंग मोशन स्टार्ट होगा। इस सेशन में नहीं, अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे हम उसको, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन क्या होता है? तो देखो, अभी तक तुम क्या देखते आए हो? अभी तक तुम देखते आए हो एक बॉडी को जो कि ट्रांसलेट कर रही है, एक बॉडी को जो कि बस रोटेट कर रही है, और अब देखो कि बॉडी ट्रांसलेट रोटेट दोनों कर रही है। कैसे? देखो बताता हूँ। अभी तक तुमने क्या देखा कि सपोज एक बॉडी थी, एक रिजिड बॉडी है, वो आगे की तरफ, उसका सेंटर ऑफ मास ये रहा, वो आगे की तरफ बढ़ रही है, उसके पास कुछ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, कुछ एक्सेलरेशन भी सेंटर ऑफ मास की, सब कुछ है, ठीक है। दूसरे केस में तुमने क्या देखा कि वही रिजिड बॉडी अपने उसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर रोटेशन कर रही है, ठीक है। तो इसके पास एक ओमेगा सी है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास, एक अल्फा भी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ दे रहा हूँ। तो इन दोनों को जोड़ने से बेसिकली क्या होगा कि अब मेरे पास जो केस बनेगा ना, वो ये बनेगा कि अब ये जो बॉडी है आगे की तरफ भी बढ़ रही है और साथ ही साथ रोटेट भी कर रही है। सो दिस ओवर हियर माय फ्रेंड्स इज प्योर ट्रांसलेशन, this over here is pure rotation, and this is obviously known as the combined translational plus rotational motion, CTRM. Okay, so from this we now move towards the starting of rolling motion, क्योंकि rolling basically एक CTRM होता है, इट्स अ कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, जहाँ पे बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ट्रांसलेट भी करती है आगे की तरफ और साथ ही साथ रोटेट भी करती है। सोचो, एक व्हील को देखो, व्हील जब मूव होती है, अरे गाड़ी जब चलती है यार, गाड़ी जब चलती है एक्सेल पे लगी है, तो गाड़ी तो आगे की तरफ बढ़ ही रही है ना, गाड़ी तो आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ रोटेट भी हो रही है। अब तुम बोलोगे सर रोटेशन की वजह से आगे बढ़ रही है, अरे भाई जो भी हो रहा है, सेंटर ऑफ मास तो आगे जा रहा है ना, ठीक है, तो ट्रांसलेशन हुआ। सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है तो ट्रांसलेशन है, सेंटर ऑफ मास आगे नहीं जा रहा, बस सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी घूम रही है तो रोटेशन है। तो यहाँ बॉडी भी घूम रही है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो आगे भी जा रहा है। अब इन सारे केसेस और सिनेरियोज में कैसे सॉल्व करते हैं वो देखना है हमको, वो गेम समझना है कि जब कभी भी मैं एक CTRM मोशन को देखूंगा या कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन को देखूंगा तो किस तरीके से मैं चीजें सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें दी है, दाउ अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक्सटर्नल कैसे निकालते हैं, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल काइनेटिक एनर्जी। देखो इस सिनेरियो में क्या होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी दो भागों में बटी रहती है। एक भाग रहता है किसके पास, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन भी है तो एक काइनेटिक एनर्जी रहेगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब उसे टीके ही मत बोलना क्योंकि टोटल तो इसको लीनियर काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। एक लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ दो भागों में बटी रहती है, एल के ई और आर के ई, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास दिया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या होता है वो मैं भी बता रहा हूँ आप लोगों को। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी की अगर बात करूँ मैं तो देखो इस केस में कुछ इस तरीके से निकाला जाता है, मैं पूरा आपको अरेंजमेंट बता रहा हूँ। सपोज ये मेरा ओरिजिन है पॉइंट ओ, ठीक है, और ये रही मेरी एक रिजिड बॉडी, ठीक है, इट्स लुकिंग लाइक अ पीनट, लेट्स मेक इट लाइक एन अदरक, ओके, नाउ इट लुक्स लाइक एन अदरक। अब ये रहा मेरा सेंटर ऑफ मास। अब देखो ये बॉडी आगे की तरफ जा रही है, इसकी वेलोसिटी होगी VCM, ठीक है। इस बॉडी के पास एक एंगुलर वेलोसिटी है जिसको मैं बोल दे रहा हूँ ओमेगा, ठीक है। और मुझे पता क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी पता करना। और बेसिकली बस बॉडी बोल रहा हूँ मतलब किसी ग्राउंड फ्रेम या रेफरेंस पॉइंट के फ्रेम से पता करना रहता है। तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, O, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे मैं एक फ्रेम इंट्रोड्यूस करता हूँ बॉडी और O के बीच में, और वो फ्रेम का नाम है सेंटर ऑफ मास का फ्रेम, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का फ्रेम C इंट्रोड्यूस करता हूँ। अब ये चीज जो है कुछ फिर इस तरीके से लिखाई जाती है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तब देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, पूरी बॉडी बात करूं सेंटर ऑफ मास पे, तो तुम सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाओ। अगर तुम सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ गए तो तुम रेस्ट पे हो गए, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो गया। तो सेंटर ऑफ मास के पास क्या थी, सेंटर ऑफ मास रोटेट थोड़ी कर रहा था, सेंटर ऑफ मास के पास तो VCM थी, अब वो नहीं है। अब केस बस ये है, तुम यहाँ रेस्ट पे और तुम देख रहे हो तुम्हारे आसपास पूरी बॉडी घूम रही है, तो तुम क्या बोलोगे, प्योर ट्रांसलेशन का केस है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू I इंटू ओमेगा। समझ में आया, क्लियर है। जैसे ही तुम सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए पूरी बॉडी बस रोटेट होती दिखाई देगी, बस रोटेशन, प्योर रोटेशन वाला केस हो जाएगा ये वाला केस। तो तुम्हारे पास जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा I ओमेगा। फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू, अब O पे जाके बैठो और मात्र सेंटर ऑफ मास को देखो, एंगुलर यहाँ पे जाके बैठ जाओ और बस सेंटर ऑफ मास को देखो,
तो आजू बाजू की बॉडी तो है ही नहीं, एक पॉइंट मास है। अब पॉइंट मास रोटेट करता है क्या, जरा बताओ। सन इतना दूर है, पॉइंट मास जैसे दिखता है, स्टार इतना दूर है, पॉइंट मास जैसे दिखता है, और सन की इंडिविजुअल रोटेशनल स्पीड है, वो रोटेट करते रहते हैं दिन भर, ठीक है। साथ ही साथ मून भी करता है, साथ ही साथ आपका ये भी करता है, क्या नाम है, स्टार्स भी करते हैं, दिखते हैं। पॉइंट मास कभी भी रोटेट होता दिखता है नहीं। तो पॉइंट मास मतलब सेंटर ऑफ मास को बस देख रहे हो, तो उस पर क्या देखा, मात्र सर इसके पास तो वीसी है, यानी ये पार्टिकल है। एक इंडिविजुअल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं सर, आर क्रॉस पी। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या है तुम्हारा, ये लेंथ कितनी होगी तुम्हारी, ये लेंथ हो गई आर वेक्टर, ये हो गई तुम्हारी आर वेक्टर। तो लिख दो आर क्रॉस एम वी सी। कुछ समझ आया। और ये ओमेगा मैंने ओमेगा सी मान लिया था अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये हो जाता है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इस तरीके से निकालते कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन पे, ठीक। अप्रोच मैंने बता दिया, बीच में सेंटर ऑफ मास का फ्रेम इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर ब्रेक डाउन करके करते हैं। हालांकि टेंशन मत लो आप लोग, हमें हर कोई ऐसे रैंडम बॉडी का नहीं करना, हमें करना भी होगा तो एक रोलिंग केस में करना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम कलेक्ट, और बहुत ईजी होता है वो। मैं तुरंत बताऊंगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी बताऊंगा, ठीक है। चलो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर एंड मास 500 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन अ वेज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है। ये 40 सेंटीमीटर पे एक पूरी उसके वेज रखी हुई है, और उस पर क्या रखी है, एक रॉड रखी है 200 सेंटीमीटर की, ठीक है, एंड मास 500 ग्राम की, ओके। आधा किलो की है और 200 सेंटीमीटर है, 2 मीटर की। इज बैलेंस्ड ऑन अ वेज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है। यहाँ से चालू हो रहा है, ये 20 पे ये लगा हुआ है, 40 पे लगा है, 160 पे लगा है, और 200 इसका ये एंड है, ठीक है, यही होगा। एंड अनदर अननोन मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड एट 160 सेंटीमीटर मार्क एज शोन इन द फिगर। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। सिंपल सा केस है यार। देखो ये 200 सेंटीमीटर की है, इसका मास है कितना, आधा किलो ले लो। रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे 2 किलो दिया हुआ है, तो आधा किलो कहाँ लग रहा होगा, आधा किलो भाई 40 पे रहा, 100 सेंटीमीटर का बीच में टैगलाइन होगा, है कि नहीं। मान लो 100 सेंटीमीटर का टैगलाइन है, तो 100 सेंटीमीटर पे एक नीचे की तरफ 1/2 इंटू जी लग रहा होगा। किसका मास है ये रॉड का मास है, समझ में आ रहा है ना। यस सर। एक हिंज है, तो हिंज पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो लगेगा ही यार, कांटेक्ट में है। यहाँ पे देख लो एक 2g फोर्स तो लगेगा ही जी, बिल्कुल। और यहाँ पे एक mg फोर्स तो लगेगा ही, बिल्कुल एकदम सही बोला आपने। अब क्या ये इक्विलिब्रियम में है, हाँ जी सर बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है तो क्या रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा, बिल्कुल होगा। नहीं होगा तो बहुत गलत हो जाएगा, तो होगा, तो हमारे साथ गलत कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ये 2g हो गया, ये mg हो गया, और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब करेंगे क्या, सबसे पहले तो ऊपर वाले सारे फोर्सेस नीचे वाले सारे फोर्सेस के बराबर कर दो। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू पता चल गई है ना। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2g प्लस g/2 प्लस m इंटू जी। तो 2g प्लस g/2 5/2g। और इससे काम तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन वेरिएबल है। दूसरा अब हमें क्या करना पड़ेगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम लेना पड़ेगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम किसके हिसाब लोगे, तो भाई एक इसको नहीं पता एक इसको नहीं पता, लेकिन निकालना मुझे ये नहीं है, मुझे ये है। तो ऐसा कुछ करते कि ये गायब हो जाए ये गायब ना हो। तो इसका काम करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ O, और अबाउट O रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, यहाँ पे लगाया मैंने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब लगाता हूँ मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट O, ठीक है। चलो अबाउट O रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है सर, ओके। अब 2g की वजह से जो नेट टॉर्क आएगा वो कैसा आएगा, तो 2g की वजह से जो आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। मानते हो कि नहीं मानते, 2g की वजह से जो आएगा एंटी क्लॉकवाइज। दूरी कितनी, ये 20 पे है, ये 40 पे था, तो ये दूरी 20 हो गई। सो 2g इंटू 20 एंड द डायरेक्शन इज ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आ गया डॉट, ठीक है। प्लस प्लस नॉर्मल की वजह से तो 0 प्लस हाफ जी। अब ये कितना दूर, ये 100 सेंटीमीटर के मार्क पे, ठीक है। तो 40 से 100 के बीच में दूरी 60 है, तो g/2 इंटू 60, और ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो क्रॉस, ठीक है। प्लस यहाँ mg, और mg कितनी दूरी पे है, 160 पे, ये 40 पे, यानी दूरी 120 हो गई। सो mg इंटू 120, और ये भी क्रॉस में, ये हो गया 0। 2021 में आया क्वेश्चन, कोई बहुत टफ नहीं है, इससे रिलेटेड हमने सॉल्व भी किया है, लेकिन अभी देख लो, फिर सॉल्व कर रहा हूँ कैसे आ रहा है आंसर।
तो अब देखो क्या हो गया आंसर, ये क्रॉस क्रॉस उधर चले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। सो फाइनली आ जाएगा 40G। एक मिनट इसको कैंसिल करो। 40G इज इक्वल टू हाउ मच, ये 30 से जाएगा और ये mg इंटू 120, ठीक है। सो आ जाएगा 30G प्लस 120 mg, ओके ठीक। ये इससे कैंसिल करेगा, देखो जी तो कैंसिल हो रहा है, 0 0 0 भी कैंसिल हो रहा है। तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, ये इधर 1 हो जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी 1/12 kg। ऑप्शन है क्या, हाँ जी ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास। तो ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आया, क्लियर है। देखो कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बेसिकली तुम्हें कॉन्सेप्ट किसका लगाना था, इक्विलिब्रियम का। जैसे मैं बोला कि इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अ रोप इज वाउंड अराउंड अ हॉलो सिलेंडर ऑफ मास 3 kg and radius 40 centimeter. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, नीट 2017 में पूछा। यहाँ पे एक रोप ली है, एक रोप ली है, ये हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। अब इस रोप में एक हॉलो सिलेंडर लिया है और हॉलो सिलेंडर में एक रोप लगा दी यहाँ पे, और इस रोप को आप खींच रहे हो, किस फोर्स से खींच रहे हो, यहाँ फोर्स क्या दिया हुआ है 30 न्यूटन, ठीक है ओके। अब ये 30 न्यूटन की वजह से होगा क्या कि यहाँ पे एक टेंशन जनरेट होगी जो कि एक टॉर्क देगी, इस टॉर्क की वजह से एक एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। अब वो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा वो बताना है, समझ में आया। इसमें कुछ थोड़े और ट्रिकी केसेस आ जाती है कि यहाँ ब्लॉक लगा दिया और उस पर फोर्स लगा रहे हैं, ब्लॉक अपने वजन की वजह से मूव हो रहा है, तो वैसे केसेस भी करने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सिंपल है, रोप पे आप 30 न्यूटन लगा रहे हो, मतलब ऊपर भी 30 न्यूटन लगेगा। 30 न्यूटन बेसिकली क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क देगा, कितना हो जाएगा 30 इंटू जो भी रेडियस है, इसका रेडियस 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर, सो 40/100, ये क्या हो गया मेरा नेट टॉर्क। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा I इंटू अल्फा के बराबर। अब I अगर आपको पता है तो निकाल लोगे, नहीं पता तो नहीं निकाल पाओगे। हॉलो सिलेंडर का जो I होता है वो रिंग के I के बराबर होता है, जो कि होता है mr²। तो सिंपल यहाँ पे बस रखना है mr², मास दिया हुआ है 3 kg, r² कितना हो गया 40/100 यानी 4/10 यानी 2/5 का होल स्क्वायर, ठीक है सर ओके। दूसरा अल्फा तो पता करना है, ठीक है, ये भी 2/5 हो गया, सो 30 इंटू 2/5, देखो एक 2/5 कैंसिल, ये 30 जाएगा इससे 10 से, फिर ये 2 जाएगा इससे 5 से, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, अल्फा की वैल्यू आ गई 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो ऑप्शंस तो नहीं है इसमें, ऑप्शंस है ना, ये रहा ऑप्शन नंबर डी 5 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं ना, अच्छा ओके 1 2, अच्छा इसको मैंने 5 से कैंसिल कर तो दिया, 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये रहा ऑप्शन सी है। अरे मैं भी कहाँ देख रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी है, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सही तो निकाला हमने। अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ही तो आ रही है। आई गॉट कन्फ्यूज, मैं कुछ और ही देखने लग गया था, ठीक है मैं 5 देख रहा था। सो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी दे रखा है, कुछ लोग जल्दीबाजी में एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन समझ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी, हमें समझ लेना है क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है सर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ 3 RPM, ठीक है। क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है, 2 किलो का मास है और 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस है और रोटेट कर रहा है एक्सिस के अबाउट एट द रेट ऑफ 3 RPM, ठीक। 3 RPM मतलब 3 रेवोल्यूशन पर मिनट। RPM इज अ स्टैंडर्ड यूनिट, गाड़ियों में भी होती है RPM। बेसिकली RPM दिखाता है आपका पिस्टन किस हिसाब से मूव हो रहा है, आपकी गाड़ी का व्हील नहीं, आपका पिस्टन कैसे मूव हो रहा है इंजन का। तो रेस ज़्यादा देते तो RPM बढ़ जाता है, ठीक है। सो 3 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई होता है रेडियन पर मिनट यानी 60 सेकेंड, तो ये हो गया, ये 10 से जाएगा यानी π/10, क्या था ये ओमेगा है ये, ठीक है सर। द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रेवोल्यूशन इज, ठीक है, टॉर्क कितना रिक्वायर्ड है, ओके। ओमेगा पता चल गया, 2 किलो का मास है, रेडियस पता है,
अब मुझे इसे स्टॉप करना है। स्टॉप करना है तो एक एंगुलर एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, ठीक है, और कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ही देना है, ठीक है। सो हो क्या रहा है, ये रोप, ये व्हील है, इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन है और मुझे इसे रोकना है। तो ये इनिशियल हो गई और फाइनल कितनी चाहिए मुझे, ये ओमेगा नॉट हो गई और फाइनल मेरे को चाहिए 0। और मुझे बेसिकली क्या पता करना है, टाइम, ठीक है, टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रेवोल्यूशंस, सॉरी टाइम नहीं, मुझे पता करना है क्या बोलते हैं, 2 पाई रेवोल्यूशंस, 2 पाई रेवोल्यूशंस, 2 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेवोल्यूशन मतलब 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो मुझे ये पता करना है कि 2 पाई रेवोल्यूशन के बाद, मतलब डिस्टेंस इतना थीटा होने के बाद मैं टॉर्क कितना लगेगा। तो मुझे मेरे पास ओमेगा एफ पड़ा हुआ है, मेरे पास ओमेगा इनिशियल है और मेरे को थीटा दे रखा है। यहाँ मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि 2 रेवोल्यूशन हो गए 2 पाई, चलो 2 पाई करके देखते हैं पहले तो। सो 2 पाई इंटू एक रेवोल्यूशन में कितना रेडियन होता है, एक रेवोल्यूशन में रेडियन होता है, या तो फिर इसको ही मैं आरपीएम में ही रहने दूं क्या, तो उससे मुझे मिनट में आंसर मिल जाएगा, बट आगे में न्यूटन मीटर है, चलो कोई दिक्कत नहीं। 2 पाई रेवोल्यूशंस है तो इसको 2 पाई ये रेडियन कर दिया मैंने, इतने में मुझे रोकना है, ठीक है। सो यूनिट क्या यूज़ करूंगा, इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, जो कि यहाँ पे वैलिड कैसे होगी, ओमेगा एफ होल स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू थीटा, ठीक है। यहाँ से अल्फा पता कर लूंगा और उस पर क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, मास, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2 आई हो जाएगा, है ना। आई क्या हो जाएगा, एम है 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, यानी 4/100 का होल स्क्वायर, एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। सो ये 2 से 2 कैंसिल, यानी 4/100, 16/10⁻⁴ आ रहा है मेरा, तो एक तो ये यहीं से आ गया। चलो यहाँ से फटाफट अल्फा निकालने की कोशिश करते हैं। ओमेगा एफ 0 है, इनिशियली कितना हो गया, अच्छा इसीलिए उन्होंने 2 पाई दे रखा है क्योंकि पाई पाई कैंसिल हो रहा है, ओके। ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 4 पाई स्क्वायर, है ना, 4 पाई स्क्वायर। तो देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, ओके, इसीलिए उन्होंने 2 पाई रेवोल्यूशन दे रखा था, अब समझा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 1/8 इधर चला जाएगा, सो अल्फा आ जाएगा मेरा 1/8 इंटू 10⁻², ये आ गया मेरा अल्फा। अब अल्फा ये रहा, आई मेरा ये रहा, आओ दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फाइनल आंसर निकालते हैं कितना आ रहा है। सो जो नेट टॉर्क आ रहा है, नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। आई की वैल्यू हो गई 16 इंटू 10⁻⁻4 और अल्फा हो गया 1/8 इंटू 10⁻⁻2, सो 1/8 इंटू 10⁻⁻2, सो 8 जाएगा 2 से, तो बेसिकली आ गया 2 इंटू 10⁻⁻6। ऑप्शन है क्या, हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो ये रहा मेरा डी करेक्ट आंसर, एंड आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया। नीट नेशनल में आया था 2019 में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी सा था, बट नीट में क्वेश्चंस आते हैं एंड यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट, ओके। तो यस, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, अ सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्रिक एक्सिस इन फ्री स्पेस। एक सॉलिड स्फीयर है, फ्रीली रोटेट कर रहा है फ्री स्पेस में। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीज, रेडियस बढ़ गया, कीपिंग इट्स मास सेम, मास सेम रहेगा, रेडियस बढ़ेगा। विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज वुड रिमेन कांस्टेंट ऑफ द स्फीयर। इनमें से कौन सी क्वांटिटीज आपको लगता है कि सेम रहेंगी और बाकी सब चेंज हो जाएंगी, ठीक है, ओके सर, बढ़िया क्वेश्चन। क्या क्या सेम है, रोटेट कर रहा है फ्रीली, ठीक है, इसका बेसिकली रेडियस बढ़ गया लेकिन मास सेम रहा। अब रेडियस बढ़ने से क्या बढ़ गया, देखो मास सेम है, मास सेम है, ठीक है, रेडियस क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, तो क्या वो क्वांटिटी है जो कि बढ़ जाएगी, आई जो है सर, आई तो बढ़ जाएगी क्योंकि एम आर स्क्वायर होता है। और इसको करने में कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा, कुछ बात हो रही है, नहीं, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं तो कोई एक्स्ट्रा टॉर्क नहीं, हाँ जी बिल्कुल नहीं, और कोई एक्स्ट्रा टॉर्क नहीं तो सबसे ज़्यादा कौन भागता है कांस्टेंट रहने के लिए, वो रहता है ओमेगा। तो एल जो है मेरा एंगुलर मोमेंटम, ये तो कांस्टेंट रहेगा बॉस, रीजन बीइंग क्योंकि नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो 0 है, ठीक है। और अगर एल कांस्टेंट रहेगा मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट रहना पड़ेगा, तो आई बढ़ रहा है तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा घटेगा, समझ में आया, आई बढ़ रहा है तो ओमेगा घटेगा। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है,
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है L²/2I, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम L। बताओ इसमें से कांस्टेंट क्या क्या रहने वाले हैं भाई? ये तो देखो कांस्टेंट रहने वाला है, दिस इज गोइंग टू स्टे कांस्टेंट, अभी बताया। एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है? एंगुलर वेलोसिटी तो घट रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का साथ क्या हो रहा है? देखो L², ये ऊपर कांस्टेंट है, I की वैल्यू I बढ़ रही है तो ये ओवरऑल घट रहा होगा, क्योंकि I बढ़ रहा है ना, I बढ़ रहा है तो ये घट रहा होगा। पूछ क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी वुड रिमेन कांस्टेंट फॉर एवर? अरे कांस्टेंट तो छोड़ो, मैंने तो ये तक बता दिया, बढ़ेगा कौन घटेगा कौन, ठीक है। समझ आया क्या कांस्टेंट रहने वाला है? D। और इसके अलावा आपको ये पता चल गया क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, सब कैसे करना है। ये सारे क्वेश्चंस भी आते हैं यार, और बहुत आपको क्या है ना, स्पीड, इट्स ऑल अबाउट, नीट इज ऑल अबाउट स्पीड, यू नीड टू बी क्विक। और क्विक होने के साथ, अजाइल होने के साथ यार एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम कुछ लूज एंड्स छूट जाते हैं हमसे, मतलब बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एंगुलर वेलोसिटी में मैक्सिमम लोग एंगुलर वेलोसिटी टच कर गया, पता नहीं क्यों, कि भाई आर बढ़ रहा है, एम घट रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, ये भी चेंज हो सकता है, ये भी चेंज हो सकता है, ये भी चेंज हो सकता है, क्योंकि सबके फॉर्मूले में आई आता है। एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूले में आई नहीं आता, आई नहीं आता तो ये चेंज नहीं होगा। अरे ये कोई बात हुई? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है जब नेट टॉर्क जीरो होता है, ठीक है। सो इसी के साथ हम एंड करते हैं आज का सेशन, एंड आई सपोज आप सभी को बड़ा मजा आया होगा एंड बहुत सारी अच्छी बातें आपको पता चली होंगी। इसके साथ हम मिलते हैं अगले सेशन में, जो कि आखिरी सेशन होगा रोटेशनल मोशन का, जिसमें हम और भी बहुत ही अच्छी सारी बातें करेंगे और रोलिंग मोशन जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस भी करेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।